नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मेरे साथ एडवोकेट स्वाति सिंह जी हैं। नमस्कार मैडम। मैं मैडम से बात करूंगा। हम लोग आज चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में और ये भी बात करेंगे कि ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कौन सा एक स्टेप है जो महिलाओं के लिए वरदान की तरह होता है। अगर कोई पति जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पत्नियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मालूम चलेगा कि अगर आप थक गए हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फाइट करते करते तो कौन सा एक चीज़ है जो वरदान की तरह काम करेगा। आपको इस स्टेप को जरूर लेना चाहिए। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आमतौर से हमने ये देखा है कि जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो एक महिला के लिए ये सबसे डिफ़िकल्टी होती है कि घर से बाहर निकलना, फिर वकीलों से मिलना, फिर कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाकर के केस फाइट करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का टूटना, ये समहाउ दोनों तरफ से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पति की तरफ से भी, पत्नी की तरफ से भी महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में फैसला हो नहीं रहा है, एक महिला बीच में जो है फंसी हुई है और उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। वो क्या करे, उसके पास क्या सॉल्यूशन है जिससे कि उसको न्याय मिलता हुआ दिखे, उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। महिला के लिए जो दिक्कत होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर सारी ही महिलाएं जो होती हैं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, सबके पास ही नौकरी नहीं होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब कोर्ट कचहरी का केस शुरू हो जाता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे स्टक हो जाते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है बट वो आगे मिल नहीं रहा है हमें सामने वाली पार्टी से या हस्बैंड से कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर मतलब कोर्ट से रिलीफ लेने में ही काफी टाइम मिल जाता है। तो उस सिचुएशन में महिला क्या करे? तो हमारे लॉ में काफी सारे ऐसे प्रोविजन हैं जहाँ पे औरतों को मतलब इंस्टेंट रिलीफ वाले भी काफी सारे प्रोविजन है जहाँ पे वो अप्लाई करें, एप्लीकेशन डालें तो वो उनको मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही एक सेक्शन जो इसकी मैं बात करूंगा वो डोमेस्टिक वायलेंस में है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। मैं उस सेक्शन पे आऊं उसके पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब भी कोई पिटीशन फाइल किया जाता है तो एक डेट के 6-6 महीने पे डेट्स लगते हैं। मैं फैमिली कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक महिला जब पहले से ही वो बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है, तो एक फर्क नहीं समझ पाती। एक एड इंटरिम मेंटेनेंस होता है, एक इंटरिम मेंटेनेंस होता है। इसमें क्या फर्क है? क्या कोई महिला जब वो कोर्ट में जाए तो क्या उसको इंस्टेंट मेंटेनेंस मिल सकता है? क्या वो एड इंटरिम होता है या इंटरिम होता है? कैसे मिलता है? कोई भी पिटिशनर जब मेंटेनेंस की पिटीशन लेके कोर्ट में जाते हैं तो वो उस पिटीशन के साथ एड इंटरिम की एप्लीकेशन भी लगाते हैं। तो हम जब मेंटेनेंस मांगने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो डायरेक्टली वो मेंटेनेंस तक जब तक प्रोसीजर पहुंचेगा तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो मीनवाइल जो भी पिटिशनर है उसको अपने खर्चे के लिए चाहिए, मतलब वाइफ है या बच्चे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उसके अगर पेरेंट्स भी हैं, अगर हस्बैंड ने छोड़ रखा है तो वो जिसके भी मेंटेनेंस के लिए पिटिशनर ने डाल रखा है, पिटिशनर वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी। ठीक है। तो उसको कोर्ट क्या ये सीआरपीसी 125 के तहत मैडम बता रही हैं कि अगर आप फाइल करते हो तो उसमें 125 के तहत पेरेंट्स भी जो है मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। जी हाँ। तो उसमें जो भी कोर्ट है वो दोनों के इनकम एफिडेविट मांगती है, ग्राउंड्स देखती है, एकदम इंस्टेंट देखती है कि जो भी रिस्पोंडेंट है मतलब जो हस्बैंड है उसकी क्या इनकम है, क्या लास्ट इनकम रही है, उसके बेसिस पे एकदम ऊपरी देख के कोर्ट एक अमाउंट फिक्स कर देती है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो इनकम एफिडेविट है, अगर एड इंटरिम के लिए तो मान लीजिए कि मैं अभी गया, पिटिशनर हूं मैं और मैंने कोर्ट में फाइल किया हो, मैंने वाइफ की तरफ से किया हुआ है, तो मैं जाते ही मैं कोर्ट से डिमांड कर सकता हूं कि मुझे एड इंटरिम दीजिए, क्योंकि एड इंटरिम जो है मैं तो ऐसे है कि भैया समझ लो कि एकदम इमरजेंसी में आपको हेल्प किया जा रहा है। तो एड इंटरिम मिल गया, उसके बाद से इनकम एफिडेविट फाइल किया जा रहा है, उसके बाद से सारी चीजें होती है, फिर इंटरिम मेंटेनेंस की मांग होती है और फिर मेंटेनेंस की मांग होती है, वो प्रोसीजर चलता रहता है। तो एड इंटरिम पहला रिलीफ है जो हर वाइफ को सीक करना चाहिए कोर्ट से। सही है। दूसरा जो चीज आता है कि कई बार ऑर्डर तो हो गया 2000-5000 मान लीजिए, कम अमाउंट ही ऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर हो गया
उसके बाद से पैसा मिल ही नहीं रहा, हस्बैंड डिनाई कर रहा है, नहीं दे रहा है, डेट्स पे डेट्स लग रहे हैं, तो क्या ऑप्शन है वाइफ के पास? तो इसके बाद वाइफ के पास ऑप्शन होता है कि जो ऑर्डर आया हुआ है आपके फेवर में, आपको कुछ एक अमाउंट ऑर्डर किया गया है कि ये अमाउंट मंथली आपको आपके हस्बैंड की तरफ से मिलेगा। हाँ, हस्बैंड या बेटे की तरफ से, जिससे भी मिले, रिस्पोंडेंट है उनकी तरफ से मिलेगा। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर उसकी वो नहीं ही पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास मतलब जो कंप्लेनेंट है उनके पास एक सोल्यूशन ये है कि वो एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। ओके, मतलब जो भी ऑर्डर जज ने पास किया है उसके एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। वेरी गुड। एग्जीक्यूशन के थ्रू आपको वो पेमेंट कराई जाती है। राइट, तो ये एक रिलीफ हो गया। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक सेक्शन है, सेक्शन 19 की अगर मैं बात करूं, राइट टू रेजिडेंस, तो ये किस प्रकार से महिलाओं के लिए वरदान है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? सेक्शन 19 जो है डीबी एक्ट का, वो बताता है राइट टू रिसाइड का, कि अगर कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के घर में जहाँ पे वो शादी करके गई है, आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन अगर वो कोर्ट में जाके इस सेक्शन के अंडर एप्लीकेशन लगाती है, तो कोर्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन करके DIR रिपोर्ट को देखते हुए अगर उसको लगता है कि सही में यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो जो राइट टू डिसाइड की एप्लीकेशन है उस पे जज एक्शन लेते हैं, उस पे ऑर्डर पास होता है, फिर लेडी को उस घर में रहने की जगह दी जाती है। बेशक उस घर में उसके हस्बैंड की कुछ हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उसको उस घर में रहने की पूरी परमिशन दी जाती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का हम पिटिशन कोर्ट में लगाते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस का पिटिशन नॉर्मली जो लगाया जाता है वो सेक्शन 12 के तहत लगाया जाता है, जिसमें हम मेंटेनेंस की मांग करते हैं और कई इस तरह के प्रेयर्स होते हैं जिसमें रिलीफ मांगते हैं हम, और राइट टू रेजिडेंस का भी मांगते हैं। लेकिन एप्लीकेशन कई बार लोग राइट टू रेजिडेंस वाला एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं कोर्ट में जाकर के। तो मैं ऐसे पिटिशनर के बारे में ये कहूँगा कि राइट टू रेजिडेंस का एप्लीकेशन आपको अलग से लगाना चाहिए सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत। जब आप ये पिटीशन लगाओगे तो इसमें होता ऐसा है कि आपने जैसे पिटीशन आपने एप्लीकेशन लगाया, तो कोर्ट ये देखती है कि अगर बयान के आधार पे ही लड़की ने कहा है उसके आधार पे ही, क्योंकि DIR रिपोर्ट में हमेशा ऐसा होता है कि पुलिस का रिपोर्ट महिलाओं के फेवर में ही होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसमें भी जो महिला का जो पत्नी का बयान है उसी के आधार पे DIR रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उसके आधार पे तुरंत कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है रिस्पोंडेंट को कि आपको अपनी पत्नी को जो मैट्रिमोनियल होम है उसमें आपको रखना ही पड़ेगा। एक और सिचुएशन इसके बाद अराइज हो जाता है कि कई बार लोग चालाकी करते हैं, और चालाकी ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पति वो घर जो है वो ससुर के नाम पे है, पति के नाम पे नहीं है, तो वो बेदखल कर देते हैं कि भाई मेरा बेटा अब इसको मैंने बेदखल कर दिया, तो वो जाने कि वो अपनी पत्नी को कहाँ रखेगा। इस तरह का सिचुएशन अगर आ जाए तो उसमें कोर्ट का क्या रुख होता है, किस तरह से डिसीजन लेते हैं? उसके अंदर जो सेक्शन के अंदर जो लॉ बोलता है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी में पति का हिस्सा है या नहीं है, बट अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस जगह पे उसको रहना है, तो वहां से उसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि फोर्स कर सकता कि आप जाओ यहाँ। अगर वो परेशान करते हैं वहां पे उसको रहने के बाद, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो कंप्लेन कर सकती है, आगे उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो इस सेक्शन को क्यों हम इस एप्लीकेशन को क्यों वरदान कह रहे हैं? क्योंकि होता ही ये है कि पति पत्नी दोनों अलग हो गए, मैट्रिमोनियल केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, पहले मेंटेनेंस का केस चल रहा है और दूसरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी की तरफ से चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि पति को तो कोई प्रेशर नहीं है, 2000-4000 रुपए उसको देना है, दे रहा है, कोई मौज ही मौज है, वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा है। लेकिन ऐसे में 2 साल बाद 2.5 साल बाद आपकी पत्नी आके आपके घर में रहने लगे, है ना, तो एक बहुत बड़ा दबाव बनता है ससुराल वालों के ऊपर, और बार्गेन हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, और जो अमाउंट है उसके ऊपर भी बार्गेनिंग हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और राइट टू रेजिडेंस के एप्लीकेशन को जरूर लगाना चाहिए और लगा के राइट टू रेजिडेंस की मांग करनी चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं इसी में, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि महिला चली गई, जाकर के घर में रहने लगी, फिर से उसके साथ में वायलेंस हो गया वहां पर कुछ, और उसने कंप्लेंट किया, तो कोर्ट का क्या रुख होता है? तो कोर्ट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। उसके बाद से कोर्ट, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोर्ट ये देखती है कि भाई
वो खतरा केस एक्सट्रीम तक है, अगर वो एकदम जान का खतरा है, एकदम ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट आपको मतलब जो हस्बैंड है उसको बोलेगी कि आप इसको अलग से जगह लेके दो, रेंट दो उसका, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। और ऐसा भी होता है कि जो मेल पर्सन है, जो लोग घर के मेल पर्सन है, अगर उनके ऊपर आरोप है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उनको कहा जाता है कि आप कहीं और जाकर के रहो और आप कहीं और अपना अरेंजमेंट करो। जो वाइफ है, जो उस घर की, वो तो वहीं पे रहेगी। तो ये भी कई ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन एक और चीज भी ऐड करना जरूरी है कि राइट टू रेजिडेंस का जो अधिकार है वो तभी तक होता है जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो गया है। एक बार डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर आए हैं कि फिर आप राइट टू रेजिडेंस जब क्लेम करने जाते हो तो उसमें आपको राइट टू रेजिडेंस का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में है। तो अगर आप एक महिला है या पुरुष है, पति है या पत्नी है, आपको निश्चित रूप से इन प्रोविजंस का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इन प्रोविजन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वाति जी, आप इस वीडियो में आई और आपने इतने सारे अच्छे पॉइंट्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मैडम के कमेंट्स अच्छे लगे हो, मैडम के पॉइंट्स अच्छे लगे हो, जरूर कमेंट्स कीजिए और इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे डायरेक्टली आप एडवोकेट से बात भी कर सकते हैं और अपने सवालों का समाधान भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।